वर्ग 5 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पवन सर का सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्वाम्यान भाग 5 के पाठ संख्या 11 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भी अपने अपने पुस्तक निकाल लेंगे और पाठ संख्या 11 निकाल के ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इस पाठ को पढ़ूंगा और अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पाठ शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दे दें। इस पाठ में जितने कुछ कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ मैं बता दूं। चकनाचूर होना, बुरी तरह टूटना। फिर आगे है आकृति, शक्ल, आकार। इसका अर्थ होता है बालिष्ठ, 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 जिसका अर्थ होता है एक बित्ता, जिसे हम लोग नापते हैं। हथेली है ना, उसकी लंबाई को हम एक बित्ता कहते हैं, बित्ता कहते हैं। विषैले, जिसका अर्थ जहरीले होते हैं, और उपाधि, जिसका अर्थ पदवी होता है, पोस्ट, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, यह कहानी है, बड़ा आनंद देगा आप लोगों को, ध्यान से सुनेंगे। और जिसमें जो कुछ कठिनाई आएगा उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसको आगे वर्ग संचालन के समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिण सागर से पूर्व द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लेखक बताते हैं कि मैं जहाज में नौकरी करता था और जहाज में नौकरी करने के क्रम में वह बड़े बड़े लंबी यात्रा करते थे। कहने का मतलब वह एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप, अन्य जगह बहुत लंबी यात्रा करते थे। कई दिनों तक यात्रा पर रहते थे। लेकिन एक बार की बात है कि जब वह दक्षिण सागर से पूर्व द्वीप समूह की ओर जा रहे थे तो उनका जहाज तूफान में फंस के टूट गया, चकनाचूर हो गया, बुरी तरह टूट गया। और भाग्य की बात रही ऐसी, सौभाग्य की बात यह थी कि लेखक तैरकर नदी को पार कर गए और जब तैरकर जब किनारे पर आए तो वह थक के चूर होकर उसी जगह लेट गए। अब क्या होता है, ध्यान दे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागे से बांधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा, सोच रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेखती छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बलिष्ठ ऊंची। बलिष्ठ शब्द का अर्थ हमने आपको बता दिया है, एक बित्ता होता है। लेखक क्या हुआ कि जब वह उनका जहाज तूफान में फंस के चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, तो वह किसी प्रकार तैरकर किनारे आते हैं और किनारे तैरकर आने के से वह इस प्रकार थक जाते हैं कि आगे चलना संभव नहीं होता और उसी किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे वहीं सो जाते हैं। और सो जाते इतने थक गए थे कि उन्हें यह पता नहीं चला कि शायद उसे उनको कोई पकड़ लिया। तो जब उनकी नींद खुली तो उनको पता चला कि उन्हें पतले पतले धागे से बांध दिया गया है और उनके शरीर के ऊपर छोटी छोटी पैरों वाली कोई प्राणी, कोई जीव उनके छाती पर चल रहा है या खड़ा है। और उसकी जब उन अपने आंखों से देखे तो उसकी आकृति एक मनुष्य की आकृति के जैसा लगा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होने की और बात वजह क्या थी कि उस मानव आकृति वाले जो जीव थे, जो प्राणी थे, उसकी लंबाई लगभग एक बित्ता रहा होगा, यानी एक बालिष्ठता। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए
मैं जोर जोर से चिल्ला उठा, कौन है, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। क्या हुआ? कुछ देर बाद उनके शरीर पर बहुत सारे सैकड़ों माने अधिक संख्या में उसी एक बीता वाले छोटे छोटे प्राणी उनके शरीर पर चलने लगे, जिसके कारण लेखक क्या करते हैं, जोर से चिल्ला उठते हैं, कहते हैं कौन है? उनके चिल्लाना क्या था कि उनके शरीर पर जितने भी छोटे छोटे जो जीव थे, एक बीता वाले जो मानव थे, वह लुढ़क के रोते चिल्लाते भाग खड़े हुए। और भाग खड़े होने के बाद वे छोटे छोटे, कहने का मतलब जितने छोटे आकार के थे उनके पास उसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तीर धनुष था, और वे सुई के समान तीर से लेखक को मारने लगा। तब लेखक समझ गए कि हमें अगर बचना है या इस तरह के क्या कहते हैं, सुई के चुभन से हमें बचना है तो हमें चुपचाप लेटे ही रहना चाहिए। आगे देखिए, अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। इनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। अब क्या हुआ कि अब वह अद्भुत प्राणी जो छोटे छोटे थे, वह जो है से अब तीर बरसाना बंद कर दिए थे, है ना। उन्हीं में से एक जो प्राणी था वह दूर ऊंचाई पर खड़ा था, जो जोर जोर से चिल्लाकर अपने छोटे प्राणियों को कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बताने का यह बात लेखक समझ नहीं रहे थे। और लेखक क्या कर रहे थे कि उसे हाथ हिलाकर समझाने का यह प्रयत्न कर रहे थे कि मैं आपका भाषा नहीं समझता हूं, लेकिन वे समझ नहीं रहे थे। फिर लेखक ने क्या किया, अपने द्वारा खाने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा हूं। तब क्या होता है, वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरी मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लाकर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने की इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। क्या हुआ, जब लेखक ने उन्हें खाने के इशारा किए तो छोटे छोटे लोग जो प्राणी थे वह इस बात को समझ गए कि वह खाना मांगता है। और समझना क्या था, देर क्या हुई, वह तुरंत जैसे टोकरियों में भर भर के लाके उनके मुंह में डालना शुरू कर दिया। तब लेखक फिर कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, पानी पीने की इशारा करते हैं। तो लोग क्या किए कि पीपे जो है मैंने नली उनके मुंह में जो उसके यहाँ था, जो व्यवस्था था उन छोटे छोटे प्राणियों का, वह उनके मुंह में लगा देता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह भी बात जान ले कि उनको खाना देने के लिए उनके मुंह के पास पहुंचने के लिए सीढ़ी तक उनके मुंह के करीब लगा दिया गया। अब आप लोग सोचते होंगे या आप लोग सोच लिए होंगे कि वह कैसा देश था और कितने छोटे छोटे थे कि उनको एक मनुष्य के मुंह के पास पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ा। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी हो गई। कहने का मतलब खाना खाने के बाद वह थके तो थे ही, खाना जैसे ही खाए उनको नींद आने लगी। गहरी नींद में सो गया। खर 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 की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो यह देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये नींद में आ गए तो क्या हुआ कि छोटे छोटे जो प्राणी थे उसे हम बौना कहते हैं। बौने कहते
तो मौना लोग, छोटे छोटे प्राणी लोग क्या किए कि इनको सोई हुई अवस्था में एक गाड़ी पर, जिस पर उनको रखे हुए थे, बांध कर रखा हुआ था, उसी गाड़ी को खींचते खींचते जब जैसे ही खींचना शुरू किया तो उससे खरखर की आवाज होने लगी, और खरखर की आवाज होने से लेखक जाग जाते हैं, और तब लेखक को अनुभव होता है कि हमें कैद कर लिया गया है और हमें कहीं ले जाया जा रहा है। और क्या देखते हैं लेखक कि उनके बाएं दाएं, गाड़ी के बाएं दाएं छोटे छोटे असंख्य लोग जो है से, बहुत संख्या में लोग, अधिक संख्या में लोग उनके दाएं बाएं जो है से अपने लंबाई के अनुसार के हथियार लिए हुए चल रहे हैं। मेरी वहां पहुंचते ही लिलपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। जहां ले जाया जाना था वहां पहुंचा दिया गया। वहां पर देखते हैं कि उनको देखने के लिए पूरे लिलपुट वासियों का बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ है। भाई वो कैसे ना, जहां एक छोटे छोटे जीव है वहां एक मनुष्य माने जो एक बीता वाले जो है लोग हैं रहते हैं, और वहां जहां 3.5 हाथ का व्यक्ति, 5 फुट 7 फुट का व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो आश्चर्य का ठिकाना होगा ही। उसे देखने के लिए लोग हुजूम करेंगे, बहुत बड़े भीड़ में आएंगे, जबकि जो कभी देखा ही नहीं इतना बड़ा कोई व्यक्ति होता है, कोई मानव होता है। विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। उनको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसे भी कोई व्यक्ति होता है, ऐसा भी कोई मानव होता है। लिलपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। वहां का जो लिलपुट वासियों का जो राजा था, उन्हें एक मंदिर में कैद कर लिया। अब लेखक कहते हैं कि संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घूम सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह से वही लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। अब लेखक कहते हैं कि उनके राजा के राजधानी में एक मंदिर जो था, शायद वही सबसे बड़ा रहा होगा जिसमें मैं झुक कर अंदर जा सकता था। बाकी जो उनके पास जो छोटे छोटे मकान थे वह एक खिलौने के समान दिखाई दे रहा था। जिस तरह वे कहते हैं कि जिस तरह हमको देखकर वे लिलपुटवासी आश्चर्यचकित थे, ठीक उसी प्रकार मैं भी आश्चर्यचकित था उस तरह के प्राणियों को देखकर, मैंने उस तरह के छोटे छोटे मानव को देखकर हम भी आश्चर्यचकित में पड़े हुए थे। अब क्या होता है, कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगी। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। पांचों को तो मैंने अपने कोट के जेब में रख लिया और एक को अंगुलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह हमारे भैंस की बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही हुए गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने मेरी प्रशंसा की। क्या कहते हैं कि कुछ उसमें हर तरह के व्यक्ति, जैसे हम लोगों के समाज में देखते हैं, चाहे हम अपने कक्षा में देख लेते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं जो शांति से पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, उसी क्रम में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या ऐसा करने का मतलब शरारती होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उन लिलपुटवासियों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लेखक को देखकर उन पर तीर चलाने लगा। तीर चलाने के क्रम में एक तीर लेखक के बाईं आंख में जाके लगता है, जिसे देखकर वहां के सिपाही जो उनके रक्षक में लगे हुए थे, उन्हें 5 को पकड़ के उनको संपूर्ण कर देता है, दे देता है। तो लेखक क्या करते हैं, उनमें से 5 को वो अपनी कोट की जेब में रख लेते हैं, और एक को जब उसको अपने उंगली से पकड़कर अपने मुंह के पास जैसे ही लाते हैं कि वह जोर से चिल्लाने लगता है। तो उनकी इस घबराहट को देखकर लेखक क्या करते हैं, उन 5 को जमीन पर छोड़ देते हैं, और ऐसा करना उन लिलपुटवासियों पर लेखक के प्रति अच्छा हुआ। वह अच्छे उनकी प्रशंसा करने लगे। वहां के जाके वह अपने राजा से उनके बारे में प्रशंसा करने लगे, बताने लगे कि यह अच्छे हैं। बादशाह के 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया।
अब क्या हुआ, राजा ने उनके जो देश लीलपुट वासियों का जो भाषा था उनमें से 6 विद्वान को क्या किया कि हम उनको वहाँ का जो भाषा बोली जो था उसको सिखाने के लिए कह दिया। मतलब उनको अपने वहाँ के भाषा सिखाने के लिए वहाँ के राजा वहाँ के विद्वान को सपुर्द कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख गए। कुछ दिन के बाद वहाँ की बोली सीख गए, वहाँ का भाषा बोलने लगे। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौली खेलते। इस तरह मैं सबको खिलौना बना हुआ था। होता क्या है, जब वहाँ की भाषा सीख गए तो वहाँ रहने लगे तो क्या हुआ कि सब लोग उनसे प्यार करने लगे। बच्चे क्या करते थे, उनके सिर में जाके आंख मिचौली करते खेला करते थे। अब लेखक वहाँ के बच्चों के लिए खिलौना बन गए थे, या कहिए खेल का मैदान बन गए थे। एक दिन बादशाह से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। अब लेखक क्या कहते हैं कि अब हमें जाना चाहिए, और वह वहाँ के राजा के पास जाके कहते हैं कि हमें अब यहाँ से जाने दिया जाए। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह का आज्ञा के बिना कहीं आ जा न सकूंगा, और किसी देश में युद्ध छिड़ जाने पर मैं लीलपुट वासियों का सहायता करूंगा। वहाँ का राजा ने शर्त रखा कि जब आपको जाना है ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जब लीलपुट वासियों पर अगर कोई दूसरा राजा अगर आक्रमण करता है तो उसकी सहायता के लिए आपको लीलपुट वासियों को सहायता करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश बले कुशकू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है, और वह लीलपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। कुछ रस्सियों और कांटे लेकर मैं बुलुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। क्या हुआ कि उन्हें लेखक को पता चला कि उन लीलपुटवासियों पर एक बुलुस्कू की देश जो है वह उस पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा है, और उसने एक जहाज भी बना लिया है। तो लेखक क्या करते हैं कि वह अपनी योजना के अनुसार, अपने शर्त के अनुसार क्या करते हैं कि वह लीलपुटवासियों की सहायता करना चाहते हैं और करते भी हैं, और उसके लिए एक योजना बनाते हैं। कुछ रस्सियां लेते हैं, कुछ कांटे लेते हैं और उस खाड़ी की तरफ चले जाते हैं। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी नहीं थी, क्योंकि वो तो बड़े लंबे थे, और वह उन छोटे छोटे प्राणियों के लिए, लीलपुटियों के लिए बहुत बड़ा समुद्र था। पर उन लोगों के लिए यह महासागर से कम नहीं था। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटे में फंसा लिया और खींचता खींचता लीलपुट की ओर चल दिया। तब लेखक ने क्या किए कि कांटे के द्वारा उन लीलपुट छोटे छोटे जो जहाज थे उसे कांटे में फंसाकर सारे जहाज को खींचकर लीलपुट वासियों के तरफ ले गए। बले स्टुकू के सैनिक के ऊपर मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और कपड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। कहने का मतलब जो कपड़ा पहने हुए थे, आंख में चश्मा लगाए हुए थे, तो जो राजा आक्रमण कर रहा था उसके सैनिक उनके ऊपर जो है तीर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन कपड़े और चश्मे के कारण उनका तीर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई कष्ट नहीं हुआ। वलुस्फुकू के जहाजों को खींचकर जब मैं लीलपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया, क्योंकि वह समझ गए कि अब हमें इनके रहते हुए कोई हमें हरा नहीं सकता है और हमें किसी का डर नहीं है। जैसे ही वहां उन्होंने आक्रमण करने वाले राजा के जहाज को देखे तो उनको उछल उछल के उनको स्वागत करने लगे कि अब हम निडर, अब इनके सहायता में है, इनके छत्र छाया में है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता, हम निडर होके जीवित रहेंगे। जब तक यह रहेंगे हम आसानी से सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। एक दिन मैं लीलपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी का एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ऐसा हुआ कि लेखक एक बार घूमते घूमते लीलपुट खाड़ी से बहुत दूर निकल गए, जहां उन्हें पानी में तैरता हुआ एक तख्ता दिखाई दिया।
ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह एक उल्टी नाव है। जब उसे देखे तो उन्हें पता चला कि यह एक नाव है जिसके सहारे हम अपने देश को जा सकते हैं। यह मेरे लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशा की ज्योति थी। कहते हैं कि उस नाव को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर कि मन में खुशी हुई कि शायद यह आशा की ज्योति आज जग गई, जिसके सहारे मैं अपने देश को लौट सकता हूँ। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लादवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। वह क्या कि जब नाव के सहारे जब वह पार करने के लिए अपने देश आने के लिए सोचे, तो लेखक जब ऐसा करने के लिए लीलपुटवासी के राजा के पास जाते हैं तो लीलपुटवासी के राजा उन्हें प्रसन्नता से विदा करता है। उनके रास्ते में खाने के लिए बहुत सारे खाना का व्यवस्था करते हैं, नाव पर रख दिया जाता है और वह लेखक वहां से चल देते हैं। रास्ते में आने के बने अपने देश लौटने के क्रम में रास्ते में उन्हें एक जहाज दिखाई देता है जो उनके ही देश का होता है और वह जहाज पर सवार व्यक्ति इन्हें नाव से अपने जहाज पर ले आते हैं और वह अपने देश को लौट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।